सर मैं आपको बता देती हूँ कि आई एम वाइफ ऑफ ए वॉर हीरो. आई गॉट मैरिड इन 98 एंड माई हस्बैंड गॉट मार्टायर्ड इन 99 दिसंबर. मेरा एक बेटा था तब 4 महीने का. माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो आर्मी ऑफिसर, ही वॉज कैप्टन इन आर्मी. तो ऑपरेशन विजय था तब सांबा में, कारगिल में. तो ही गॉट मार्टायर्ड देयर. तो उसके बाद मेरी फैमिली में तो जिम्मेवारी नेचुरली, छोटा बच्चा था मेरे ऊपर आ गई. अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए ऑपरेशन में इसमें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है. तो इस मिशन को मुझे आगे लेके जाने होगा कि मुझे अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बेस्ट देना होगा. तो मेरा बेटियों के लिए संदेश होता है कि बस आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो. एक बेटी पढ़ जाएगी, बेटी कुछ कर लेगी तो वो एक पूरी फैमिली को सही कर सकती है. तो डॉक्टर शरणजीत कौर सिद्धू, डेंटल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर, सेहत विभाग और डेंटल में जाना माना नाम व चेहरा. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर शरणजीत कौर सिद्धू के पति ने कारगिल युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी. वह वीर गति को प्राप्त हुए थे. तब उनकी शादी को मात्र 14 माह ही बीते थे. जब उनकी मौत की खबर उन्होंने सुनी तो टूट गई, लेकिन छोटा बच्चा और आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी, इसलिए हार नहीं मानी. इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बाद कंप्लीट की. इन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से बेहतर सेवाएं देने के कारण स्टेट अवार्ड भी दिया जा चुका है. आज हम आपको उन्हीं से मिलाने जा रहे हैं. आइए हम बात करते हैं डॉक्टर शरणजीत कौर सिद्धू से कि उन्हें आखिर किस लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से स्टेट अवार्ड दिया गया और वह समाज के लिए क्या क्या कर रही हैं. आज हम बात करेंगे ऐसी महिला डॉक्टर से जो स्टेट अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से इन्हें 2017 में स्टेट अवार्ड दिया गया था और इनके पति कैप्टन देवेंद्र पाल सिंह, जो कि कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे. कोविड की महामारी के दौरान इनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये डिप्टी डायरेक्टर हैं डेंटल विभाग की और डेंटल डॉक्टरों के ऊपर ही जिम्मेदारी थी कि कोरोना की महामारी के दौरान वह जो भी हैं सभी मरीजों के सैंपल लेंगे. हमारे साथ हैं डॉक्टर शरणजीत कौर सिद्धू. डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है जी हमारे D4 न्यूज़ चैनल में. पहले डॉक्टर साहब आप बताएंगे आपने कब नौकरी ज्वाइन की और आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही जी? दीपक जी, मैंने 2001 में ज्वाइन करी थी ये सर्विस पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट में. उसके बाद मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चली गई थी डेंटल कॉलेज 2005 में. तो फॉर 3 ईयर आई वाज इन मास्टर डिग्री इन डेंटल कॉलेज. तो मैक्सिमम मेरी जो सर्विस है 2014 तक की वो गांव में, बैकवर्ड एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में ही रही है. उसके बाद देन आई केम टू राजासांसी. फिर आई वाज अपॉइंटेड एज मेडिकल ऑफिसर एट सिविल हॉस्पिटल अमृतसर. तो जो मेरी फ़र्स्ट प्रमोशन थी 2016 में हो गई थी. देन आई वाज अपॉइंटेड डिप्टी डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट डेंटल हेल्थ ऑफिसर. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ऐसा क्या काम किया सेहत विभाग में कि आपको मुख्यमंत्री की ओर से स्टेट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया? पहले तो आई वाज वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर. मेरे पास इतने, क्या कहते हैं कि जब आपके पास काम करने वाले हाथ बढ़ जाते हैं ना, तो आपकी कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है. आई वाज अलोन एज ए मेडिकल ऑफिसर, आई वाज परफॉर्मिंग माय ड्यूटीज़. जब मेरी पहली प्रमोशन हुई देन आई गॉट ए चांस. मेरे पास एक टीम आ गई. तो मुझे था कि अब मेरे पास टीम है, सारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, मेरे पास इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं. तो मैं अब उनको यूज़ करके हेल्थ डिपार्टमेंट को कुछ करके दिखाऊंगी, अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दूंगी. तो जो स्टेट अवार्ड की बात कर रहे हो, आफ्टर माई फर्स्ट प्रमोशन मेरे पास 15-16 डॉक्टर्स की टीम थी. तो हमने जो काम किया वो किया, डी एडिक्शन प्रोग्राम पे किया, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पे किया, ओरल कैंसर अवेयरनेस कंपेन करी हमने बहुत बड़ी. तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो कंपेन करी. तो अवेयरनेस में क्या था, डी एडिक्शन का मुझे था, तब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी डी एडिक्शन कंपेन बहुत ज़्यादा चल रही थी. ओट क्लिनिक्स आ गए थे. वो सारा था कि लेट्स अवेयर द यूथ, क्योंकि एक टेंडर एज होती है जब कोई बच्चा, कोई लड़का लगा लो, अब 16-17 साल की एज ग्रुप में स्कूल कॉलेज पहली बार घर से बाहर निकलता है, एक नई सोसाइटी में एंटर करता है. तो तब वही एक बैरियर है जहाँ से वो अच्छा या बुरा उसका शुरुआत हो जाती है उसके कैरियर की. तो मेरा यही एम था कि लेट्स गो टू स्कूल्स, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे. फिर हम कॉलेजेस में गए.
हमने वो बच्चे पकड़े जो मैनेजमेंट कोर्सेज़ कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो सारे कॉलेजेस का हमने एक एक बच्चे से हमारी इंटरेक्शन होती थी। हम उनके व्यूज़ लेते थे, हम वो लिखते थे, एक डाटा कंपाइल करते थे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओरल हेल्थ केयर प्रोग्राम तो मेरी एक ड्यूटी थी, वो तो एक मॉरल है, उसकी तो मुझे सैलरी मिल रही है, तो मुझे था कि आई एम बीइंग पेड फॉर दैट। उसके अलावा मैं सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो इन रिलेशन टू द फील्ड। तो आपको क्या लगा जब बच्चों से आपने इंटरेक्शन किया, तो यहाँ कॉलेज में भी और जो बड़े क्लासेस के बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या क्या कहा आपको, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है जी, क्यों नशा जो है ख़त्म नहीं हो रहा? मैं जब भी जाती थी तो बच्चों को एड्रेस करती थी, स्कूल कॉलेज के बच्चे जैसे 11वीं 12वीं वाले, मैंने आपको बताया, टीनेजर यंग ग्रुप। तो मैं पूछती थी, आप बताओ नशा कैसे ख़त्म होगा, आप बताओ, आप चाहते हो ख़त्म हो? यूथ चाहता है कि हम इंडिया में रहें, हम पंजाब में रहें, हमें बाहर ना जाना पड़े, यहाँ पर हमें रोज़गार मिले, हमें काम मिले, हम कुछ कर सकें, हम पढ़ सकें। उनसे पूछती थी कहाँ लैकिंग है, क्या फैसिलिटी लैकिंग है, क्यों बढ़ रहे हैं हम लोग नशे की तरफ, पंजाब का नाम क्यों ख़राब हो रहा है? तो उनका एक ही जवाब होता था कि मैम समथिंग इज़ लैकिंग एट द लेवल ऑफ पुलिस। क्या मतलब पुलिस हमारी ठीक काम नहीं कर रही है, या और क्या उनका क्या कहना था कि नशा कैसे रुक सकता है? और सुझाव भी दिए होंगे ना उन्होंने। तो मैं सुझाव ही लेती थी उनसे, क्योंकि जब तक हम समाज को साथ लेके नहीं चलेंगे ना, तो हम कोई भी रेवोल्यूशन नहीं कर, एक बंदा रेवोल्यूशन तो कर ही नहीं सकता। मेरा वही सवाल है ना जी, उनके क्या क्या उन्होंने क्या आपको सुझाव दिए भी कैसे ये नशा ख़त्म हो सकता है? तो यूथ कहता था कि अगर पुलिस इसकी सप्लाई कट कर दे, बंद कर दे, तो बंद हो जाएगा। कहाँ से लेंगे हम, कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से आएगा नशा? नशा कहीं ना कहीं से तो सप्लाई हो रहा है ना, लोगों को आ रहा है ना। तो बस वही था मेरा कि ये इन बच्चों को समझाना है, इनको इस चीज़ से निकालना है, इनको हमने अपने मैसेंजर्स बनाना है कि ये चीज़ ख़त्म करनी है। दे विल बी द मैसेंजर्स। तो पुलिस अगर अपना रोल करे तो उसके बाद क्या है कि जो लोग एडिक्ट हैं वो बीमार पड़ेंगे, नशा बंद हो गया, वो बीमार पड़ेंगे, हमारे पास और क्लिनिक्स हैं, उनमें आएंगे, फिर हमारा रोल आ जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट का, हम उन्हें संभालें, हम उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल दें। अच्छा नौशम, आपने ये जो दंत साज बैठे हुए हैं सड़कों के किनारे, क्वैक जिसको बोलते हैं, उसके खिलाफ भी कुछ अभियान चलाया, और ये क्यों उन पर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो अब जो सिचुएशन है कोविड की, तो इसमें क्या है कि ना दंत साज को इसके बारे में पता है और ना उस बंदे को पता है वो जो दंत साज के पास आ रहा है। तो मेरे पास अब भी कोविड में भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि दंत साज इतने पैसे लेके हमारा काम कर देते हैं, फटाफट कर देते हैं, वो हमें कोविड टेस्ट कराने को नहीं बोलते, हमारे से कुछ पूछते नहीं है, हमारा काम कर देते हैं। तो मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जो यहाँ की एसोसिएशन बनी है डेंटल सर्जन्स की प्राइवेट भी, वो भी कंप्लेंट्स देके जाते हैं, कई पेशेंट्स भी देके जाते हैं। तो इनको बेसिकली हमने रोकना है, क्योंकि ये महामारी के रूप में फैल के कहीं बाहर ना आ जाए। और मैं नहीं चाहती कि डेंटल प्रोफेशन का नाम कहीं इसमें बदनाम हो जाए कि ये डेंटल क्लिनिक्स में से फैल गया, जहाँ डेंटल क्वैक्स में से फैल गया, क्योंकि जिम्मेवारी हमारी बन जाती है व्हेन आई एम ऑन द पोस्ट। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ऐसा गलत काम ना हो जाए। तो आई एम डूइंग ऑल द एफर्ट्स, गवर्नमेंट की हेल्प से, हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्प से हम इसको रोकने की हर अपनी संभव कोशिश में लगे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपकी टीम ने कितने सैंपल लिए हैं अभी तक, कब शुरू किया था? क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ये सारी जिम्मेदारी डेंटल डॉक्टरों के ऊपर आ गई थी जब कोविड की महामारी फैलनी, जब मरीज बढ़ने शुरू हुए थे। आपको पता है कि कोविड जो है यहाँ पंजाब में मार्च के एंड में इसका थोड़ा सा हुआ था शुरुआत की, कोविड फैल रहा है, तो पंजाब में थोड़ी सी हम सतर्क हो गए थे मार्च में महीने में। तो क्या था कि पहले हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी, तो जब हमारे पास 23 अप्रैल को, आज भी मुझे याद है कि पहली बार जो हमें ये टेस्टिंग किट्स नेज़ोफरेंजियल स्वैब्स लेने के लिए अवेलेबल हो गई थी, तो मेरी सिविल सर्जन साहब से बात हुई थी, तो वो कहते कि हमें आज के आज ही कम से कम 200 सैंपल्स लेने होंगे। तो मैंने सर से 1:30 बजे बात की दोपहर को, तो मैंने सर को बोला कि सर अभी तो 1:30 है, 5 बजे तक मेरी टीम आपको 400 सैंपल लेके दे सकती है, मुझे अपनी टीम पे इतना भरोसा है। और फिर उसमें क्या है कि तब कोरोना का डर इतना था, पेशेंट 2 थे और खौफ इतना कि शहर में कोई बंदा दरवाज़ा तो छोड़ो खिड़की खोलने को भी तैयार नहीं था घर की। तो ऐसी सिचुएशन भी आई कि जो डॉक्टर आपके सैंपल लेते हैं उनके पास भी लोग बैठना बंद हो गए थे? हाँ, ऐसी सिचुएशन आई, क्योंकि तब सिर्फ डेंटल सर्जन ही सैंपल्स ले रहे थे, 15-20 दिन कोई और स्टाफ नहीं लगा था, क्योंकि डेंटल सर्जन्स की हमने जिम्मेवारी लगा दी थी कि आप ही स्वैब लो, नेज़ोफरेंजियल स्वैब्स। तो जब वो सैंपल्स लेके हॉस्पिटल जाते थे तो दूसरा स्टाफ ये सोचता था कि इनको तो शायद कोरोना हुआ ही हुआ है क्योंकि खौफ ही इतना था, डर ही इतना था तब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी शादी एक आर्मी ऑफिसर के साथ हुई थी, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कब आपकी शादी हुई और उसके बाद क्या हुआ? सर मैं आपको बता देती हूँ कि आई एम वाइफ ऑफ ए वॉर हीरो।
I got married in 98 and my husband got martyred in 99 December. तो मेरा एक बेटा था तब 4 महीने का. माई हस्बैंड वाज ऑल्सो आर्मी ऑफिसर, ही वाज कैप्टन इन आर्मी. तो ऑपरेशन विजय था तब सांबा में, कारगिल में, तो ही गॉट मार्टार्ड देयर. तो मेरी उसके बाद मेरी फैमिली में तो जिम्मेवारी नेचुरली, छोटा बच्चा था मेरे ऊपर आ गई. ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में मेरी इंटरव्यू हो चुकी थी मेरे हस्बैंड के होते, तो कुछ महीनों बाद फिर मेरी अपॉइंटमेंट इधर हो गई सिविल में. अदरवाइज़ आई वाज ऑफर्ड जॉब इन आर्मी ऑल्सो. मेरे हस्बैंड की जगह पे मुझे इमीडिएटली वो अपॉइंट कर रहे थे, पर मुझे था कि मैं आर्मी में रहते अपने बच्चे की शायद टेक केयर करना मुझे मुश्किल हो जाए, क्योंकि थोड़ी ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं. तो उसके बाद बस मुझे यही था कि मुझे अपने बच्चे की केयर करनी है और अब काम करना है. अगर मेरे हस्बैंड ने अपने कंट्री के लिए, अपनी देश के लिए ऑपरेशन में इसमें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, तो इस मिशन को मुझे आगे लेके जाने होगा कि मुझे अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बेस्ट देना होगा. अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपके हस्बैंड की ऐसे आपको समाचार मिला कि वैसे वो शहीद हो गए हैं, तब तो आपकी शादी को भी बहुत कम समय गुजरा होगा, तो आपके ऊपर फिर क्या, आप कैसे आपने फेस किया वो सारा, किस तरह की? फेस तो फैमिली और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, फैमिली की सपोर्ट से और परमात्मा की अगर कृपा हो तो मैं आई बिलीव इन गॉड एक्चुअली. तो डॉक्टर भी हूँ, पर मुझे विश्वास होता है कि जो वो करता है भगवान, तो हम कुछ करें तो उसमें हमारी मदद ज़रूर करता है. तो यही है, फैमिली की मदद से, अपने पेरेंट्स की मदद से मैंने अपने आप को स्टैंड किया. मैंने उसके बाद पढ़ाई भी करी है, मास्टर डिग्री मैंने उसके बाद ही करी है. विद द जॉब आई डिड माई मास्टर्स ऑल्सो. डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को कुछ संदेश देना चाहें या कुछ और एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहें? संदेश, देखो मेरा जो संदेश है, जब मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाती हूँ, मेरा बेटियों के लिए संदेश होता है कि बस आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो. एक बेटी पढ़ जाएगी, बेटी कुछ कर लेगी, तो वो एक पूरी फैमिली को सही कर सकती है. तो एक फैमिली को सही करना मतलब वो हमारे समाज को सही कर सकती है. तो बेटियों का पढ़े लिखे होना, आत्मनिर्भर होना बहुत बड़ी बात है. वो हमारे देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए, हर एक छोटा सेगमेंट तो फैमिली है ना, वहाँ से लेके एक पूरी नेशन तक के लिए इतनी बड़ी बात है. तो हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए. मेरा तो ये संदेश रहता है हमेशा बच्चियों के लिए. धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका. ये थी डॉक्टर शरणजीत कौर सिद्धू, जो कि डेंटल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं. इन्होंने संदेश दिया है कि बच्चियों को पढ़ाना बहुत आवश्यक है. यदि अगर हम समृद्ध समाज और देश की खुशहाली चाहते हैं तो बच्चियों को पढ़ाना होगा. इन्होंने कैसे बताया कि किस तरह इनके पति, जो इनकी शादी के 2-2.5 साल के बाद ही उनकी जो है 14 महीने बाद वो शहीद हो गए थे कारगिल की लड़ाई में. तब इनका एक जो बेटा था सिर्फ 4 माह का था. इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, स्ट्रगल किया और उसके बाद पढ़ाई भी की. हमने आपके सामने इनके रूप में एक मिसाल पेश करने की कोशिश की है कि किस तरह इन्होंने कभी भी चुनौतियों से हार नहीं मानी, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाया और हर एक चुनौती का सामना किया. अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट.